अध्याय 5। वो सच है या कल्पना। धुंधली गलियां, डरी हुई आवारा बिल्लियां और एक कार जो लगभग उसे टक्कर मारने ही वाली थी। एक ऐसा दृश्य जो उसे डेजा वू जैसी अनुभूति दे रहा था। उस दृश्य में बिखरे बालों वाली एक महिला उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक उस महिला का जबड़ा चौड़ा खुल गया और उसके डरावने सफ़ेद दांत दिखाई देने लगे। उसकी कर्कश आवाज़ खुरदुरे सैंडपेपर जैसी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो महिला किसी दूसरी दुनिया से आई हो, ठीक उसके सामने प्रकट हुई हो और उसका गला घोंट रही हो। मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई। तुम अपडेट बहुत धीरे देती हो, बहुत ज्यादा धीरे। कभी कभी मैं इतनी गुस्से में आ जाती हूं कि तुम्हारा गला घोंट देने का मन करता है। अगर तुम जल्दी अपडेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर मैं मर गई और तुमने अभी तक कहानी खत्म नहीं की तो याद रखना, पूरी हुई कहानी को मेरी कब्र के सामने जलाकर चढ़ावा देना। तुम्हारी कहानी में बहुत सारे राज छिपे हैं, मैं सच में उन सबको जानना चाहती हूँ। एक हल्की ठंडी आवाज़ वाणी के दिमाग में गूंज रही थी। उस महिला का चेहरा धीरे धीरे उसके दिमाग में साफ होने लगा। एक लंबी काली आकृति उसकी ओर बढ़ी और उसका साया अचानक उसके सिर पर छा गया। पीछे से किसी ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया। आह! वानी डर से चिल्लाई और पीछे मुड़ी। आदित्य का तराशा हुआ चेहरा रात में अजीब तरह से सुकून देने वाला लग रहा था। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम किस महिला की बात कर रही हो? उसके होंठ कसकर दबे हुए थे। उसके चेहरे का खींच भरा भाव साफ बता रहा था कि उसका धैर्य खत्म हो रहा है। ये तीसरी बार था जब उसने वही सवाल पूछा था, लेकिन वानी अपने होश में नहीं थी। वो उसकी आंखों में घूरती रही और बहुत कोशिश के बाद वो उस अंधेरे भंवर से निकलकर वापस वास्तविकता में आई। वो मेरी एक रीडर है। सटीक कहूँ तो वो मेरे रीडर चैट ग्रुप की एक मॉडरेटर है। मॉडरेटर? आदित्य रॉय ने आंखें सिकोड़ लीं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरे पास पाठकों का एक चैट ग्रुप है जिसे कई मॉडरेटर संभालते हैं, और मेरे मॉडरेटरों के लिए एक निजी पिंग ऐप ग्रुप भी है। मैंने अपनी पहली प्लॉट की आउटलाइन इसी निजी ग्रुप में पोस्ट की थी, क्योंकि सबको लगा कि बिल्ली पर अत्याचार वाला प्लॉट बहुत क्रूर है और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, इसलिए मैंने उसे अपनी कहानी से हटा दिया। वो कौन है? आदित्य रॉय ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। वानी के हथेलियों में हल्का पसीना आ गया जब उसने आदित्य रॉय को बताया कि कैसे वो आज एक गली में लगभग एक कार से टकरा जाती और कार चला रही महिला उसे मार ही देती। मैंने अपने पाठकों से कभी वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं की, लेकिन हमने एक दूसरे को टेलीलिंक और पिंग ऐप पर ऐड किया है। मैंने उनकी तस्वीरें कई बार देखी हैं, खासकर मॉडरेटरों की। हम कभी कभी एक दूसरे को छोटे छोटे तोहफे भी भेजते हैं। आज जब मैंने उस महिला को देखा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वो मुझे जानी पहचानी लगी, लेकिन रोशनी बहुत कम थी और मैं ये सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई कि वो वही हो सकती है। वो आखिर है कौन? सीधी बात करो। आदित्य रॉय की नज़र और भी तेज हो गई। डरो मत, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कहो। वो... सारे शरीर में ठंडक महसूस करते हुए वाणी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसे दिखाया। वो पिछले महीने मर चुकी है। उस रीडर का नाम था लैला। वो वानी के 2 उपन्यासों की रीडर रह चुकी थी। जब वानी अ ग्रेव रोमांस लिख रही थी, तब लैला ने स्वयं प्रस्ताव दिया था कि उसके नाम को कहानी में एक सहायक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उसे वो पात्र इतना पसंद आया कि उसने अपना स्क्रीन नाम भी लैला कर लिया। लैला चैट ग्रुप में बहुत कम दिखाई देती थी। हालांकि वे निजी तौर पर ज़्यादा गहराई से बातचीत नहीं करते थे, फिर भी दोनों को करीबी ऑनलाइन दोस्त माना जा सकता था। पिछले महीने के अंत में लैला के परिवार ने टेलीलिंक मोमेंट्स पर उसकी मृत्यु की खबर पोस्ट की थी। वानी को बहुत दुख हुआ कि एक ऐसी व्यक्ति, जिसकी उसने वास्तविक जीवन में कभी मुलाकात नहीं की थी, अचानक दुनिया से चली गई। उसने बस कुछ शोक संदेश लैला के फ़ोन पर भेजे, इसके अलावा उसे उसके बारे में और कुछ जानने का कोई तरीका नहीं था। उस पोस्ट के बाद लैला फिर कभी दिखाई नहीं दी। कभी कभी चैट ग्रुप में रीडर्स उसके बारे में बात करते थे, लेकिन वास्तविकता क्रूर होती है और जल्द ही सब उसे भूल गए। जो व्यक्ति लगभग 1 महीने पहले मर चुका था, वो अचानक उसके पड़ोस के पास दिखाई दिया। ये सोचकर वानी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या सच में वो वही थी? लेकिन ये बहुत अजीब है। आदित्य ने वानी का पीला चेहरा देखकर भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारी दी हुई जानकारी के आधार पर हम इस मामले की जांच करेंगे। बिल्ली पर अत्याचार की जो बातें सामने आई थीं, वे उस प्लॉट से मेल खाती थीं जो उसने लिखा था, और उस पहली प्लॉट रूपरेखा को देखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए जांच भी जल्दी हो सकती थी। इसके अलावा ये लैला बेहद संदिग्ध लग रही थी। फिलहाल वो आर्यन खन्ना की मौत की मुख्य संदिग्ध थी। 10 मिनट बाद फॉरेंसिक टीम पहुंच गई।
फॉरेंसिक टीम का कप्तान भी लगभग आदित्य रॉय जितना ही लंबा था। वानी थोड़ी दूर खड़ी होकर दोनों कप्तानों को आपस में बातचीत करते देख रही थी। उसे लगा कि उसके चेहरे के नक्शे बहुत तेज और स्पष्ट हैं, लेकिन रात होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। वो वहीं एकदम सीधी बिना हिले दुले खड़ी रही। उसे लगा कि आदित्य रॉय उसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में फिर से पूछताछ के लिए ले जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि वो फोरेंसिक कप्तान से बात खत्म करके पुलिस कार की ओर जा रहा है तो वो चौंक गई। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं, आदित्य ने उसे देखते हुए कहा। रात में पूरा इलाका बहुत शांत था। जब वो अपने अपार्टमेंट की ओर जा रही थी तो उसे डर था कि कहीं फिर कोई आवारा बिल्ली सामने न आ जाए। उसे बिल्लियों से नफरत नहीं थी। एक समय तो वो अपनी बहन रेनू की पालतू बिल्ली को प्यार से खिलाती भी थी, लेकिन आज रात नहीं। आज वो बिल्ली की आवाज भी नहीं सुनना चाहती। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, चाबी की खनक भी उसे डलाने लगी। उसने जल्दी से लाइट जला दी। कमज़ोर रोशनी में उसे हर चीज़ डरावनी लगने लगी। दिन बहुत गर्म था और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। फिर भी बिना किसी कारण उसे ठंड लग रही थी। वो नहाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम के शीशे की ओर देखा, वो तुरंत बाहर भाग आई। उसे लगा जैसे बिखरे बालों वाली कोई महिला शीशे से बाहर निकल आएगी, पागलों की तरह हंसते हुए उसका गला घोटने लगेगी। क्या लैला की आत्मा उसे ढूंढने वापस आई है? नहीं नहीं नहीं, खुद को मत डराओ, वानी ने खुद से कहा। वो अपने दिमाग से इन डरावनी कल्पनाओं को निकालना चाहती थी, लेकिन वो अपने किराए के अपार्टमेंट में अकेली थी और उसके दिमाग में डर लगातार बढ़ रहा था। वो कंबल में लिपट गई और अपने पाठकों से चैट करने लगी, लेकिन वो एक ज्यादा लोकप्रिय लेखिका नहीं थी। रात के 1 से 2 बजे के बीच कौन उससे बात करता? भले ही वानी मानती थी कि इस दुनिया में भूत नहीं होते, फिर भी वो इतनी डरी हुई थी कि उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे लग रहा था जैसे किसी अंधेरे कोने से कोई आंखें उसे देख रही हों, चुपचाप, लेकिन हर जगह मौजूद हों। आधे घंटे तक वो अपने ही दिमाग की आवाज़ों और कल्पनाओं से जूझती रही। आखिरकार उसके दिल का डर उसकी समझ और आत्मसम्मान पर भारी पड़ गया। हेलो, डिटेक्टिव आदित्य। जब कॉल लगी, वानी की आवाज़ कांप रही थी। मुझे डर लग रहा है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कॉल अभी भी जुड़ी हुई थी। वानी ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसे डर था कि कहीं आदित्य उसे पागल न समझ ले। कुछ सेकंड बाद जो लड़की कभी अकेले रहने से नहीं डरती थी, अब अपने ही डर से कांप रही थी। वो हकलाते हुए बोली, डिटेक्टिव आदित्य, आप क्या शादीशुदा हैं? कोई आवाज नहीं आई। वाणी ने फिर से कहा, मैं पूछना चाहती थी आपके घर में कौन कौन है? फिर वही सन्नाटा। फोन के उस पार की खामोशी से वानी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। हॉरर फिल्मों वाले अजीब फोन कॉल्स के दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगे। हेलो, डिटेक्टिव आदित्य, क्या आप अभी भी कॉल पर हैं? कुछ बोलिए प्लीज। नहीं, आखिरकार आदित्य रॉय ने जवाब दिया। उसका क्या मतलब था कि वो अविवाहित है या घर पर कोई नहीं है? उफ, अब मुझे परवाह नहीं, वानी ने सोचा। मैं आज रात आपके घर रुकना चाहती हूं, वो अचानक बोल पड़ी। उसकी बात दिमाग से गुजरे बिना ही मुंह से निकल गई। आज की घटनाओं के बाद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो सच में बहुत डरी हुई थी। चाहे इंसान हो या आत्मा, ये हत्या का मामला बहुत रहस्यमय और डरावना था। वो इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन साफ था कि वो इसमें फंस चुकी थी। वो अपने घर जा सकती थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत खराब थी और वो रात में ठीक से सो नहीं पाती थी। वो उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वो किसी और के पास भी जा सकती थी, लेकिन एक जासूस से ज्यादा सुरक्षित कौन हो सकता था? फोन के उस पार फिर सन्नाटा था, और इस समय वानी को सबसे ज्यादा डर सन्नाटे से लग रहा था। उसने फोन कसकर पकड़ लिया। हेलो, डिटेक्टिव आदित्य, क्या आप सुन रहे हैं? उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैं घर पर अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मुझे लगता है मेरे घर में हर जगह डरावनी चीजें हैं। मैं जो भी देखती हूं उससे डर रही हूं, और मेरे दिमाग में हॉरर म्यूजिक बज रहा है। उसने खुद को ही डर के एक सम्मोहन में डाल दिया था। बिल्कुल, अगर ये आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो आप मेरे घर भी आ सकते हैं। उसे डर था कि कहीं आदित्य मना न कर दे, इसलिए उसने एक और वाक्य जोड़ा। डिटेक्टिव आदित्य, क्या पुलिस का कर्तव्य नहीं है कि गवाह की रक्षा करें जब उसकी जान खतरे में हो? तुमने बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं, आदित्य रॉय ने अचानक कहा। वानी के दिल में ठंड सी उतर गई। मुझे पूरा शक है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो लगभग चिल्ला रही थी। कृपया पुलिस अधिकारियों को भेजिए मुझे बचाने के लिए, और साथ में 2 पैकेट मसालेदार इंस्टेंट नूडल्स और खट्टे मसालेदार चिकन विंग्स भी लेते आइए। फिर सन्नाटा छा गया। उसकी अपनी ही बेवकूफ़ी भरी बातों से उसका दिमाग कुछ पल के लिए खाली हो गया।
लगता है मैं सच में डर के मारे पागल हो गई हूं। अगले ही पल उसने आदित्य रॉय की आवाज सुनी, थोड़ी देर इंतजार करो।